होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारी स्लाइड नंबर जो है वो 5th स्टार्ट हो चुकी है। स्लाइड नंबर 5th जो है वो स्टार्ट हो गई है बेटा यहाँ पे। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये बेटा अंदर वाली जो इंटीग्रेशन थी मैंने उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वाली जो इंटीग्रेशन थी इसको हमने सॉल्व किया सेपरेट। ये अंदर वाली इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट सॉल्व किया, जिसका आंसर आपके पास आया था cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आंसर आया। अच्छा इसमें जो 2 नज़र आ रहा है ये एज अ कांस्टेंट है, तो आप इस 2 को ख़त्म कर लें। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो राइट साइड पे जो टर्म नज़र आ रही है इसको रेस कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा ये मैंने क्या किया कि ये कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 डिवीजन में 2, इस 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन से जो है वो मैं बाहर देखा। तो ये कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो ये बेसिकली अवर के फॉर्म में आएगा। तो ये बेसिकली बन गया यहाँ पे, ये आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा होगा, ये 1/2। और इंटीग्रेशन जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 0 से π/3। और मैंने स्केयर वाला फंक्शन पहले लिख दिया और साइन वाला फंक्शन जो है वो बाद में लिख दिया। जो स्केयर के बगैर था उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस फंक्शन की आपको पावर नज़र आ रही है। पावर आपको यहाँ पे ये जो आपको स्केयर इस कॉस ऑफ वाई की आपको पावर 2 नज़र आ रही होगी। और आपको पता है कि जो कॉस है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो पावर रूल लगाया जाता है। आपको ये बेसिकली एफएससी के अंदर इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हो, मतलब आपके पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और इसकी कोई पावर हो एन, और साथ में इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहती है, पावर रूल कहती है, पावर रूल के मुताबिक आपके पास जो फंक्शन होता है इसकी पावर में एक ऐड कर दें। अगर पावर n है तो इसकी पावर को n+1 कर दें और जो आंसर आएगा उसको n+1 से डिवाइड कर दें। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे माइनस जो है इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जब मैं यहाँ पे माइनस का निशान इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो बाहर मैं माइनस लिख देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ वाई। स्केयर को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं माइनस ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन ऑफ वाई। अब ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब इस पूरे थ्योरम को होल्ड कर रहा है। ये आपके पास फंक्शन है जिसकी पावर क्या है 2, और फंक्शन कॉस फंक्शन है ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जो आपको साथ में नजर आ रहा है। और इंटीग्रेट लिमिट जो आपके पास डिफाइन है 0 से, लिमिट जो आपके पास डिफाइन है वो बेसिकली 0 से π/3 तक लिमिट जो है वो डिफाइंड है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि पावर रूल लगा देना। पावर रूल के मुताबिक इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे पहले पावर कितनी थी, 2 थी, अब ये पावर 3 हो जाएगी। और जो भी पावर से आंसर आएगा वो आपने डिवाइड कर लेना, जो भी पावर आएगी। इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, π/3 तक जो है ये इंटीग्रेशन जा रही है। ठीक है बेटा। और अच्छा बेटा यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अगर अब हम ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे 6 जो है वो बेसिकली आंसर आ जाएगा। 2 और 3 को आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा जी -1/6, और ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा जी अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो ये π/3 जो है वो कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद भी होना चाहिए जी, cos π/3 60 डिग्री जो कि 1/2 के इक्वल होती है। तो ये 1/2 जो है हम इसकी पावर लिख लेते हैं 1/2 मतलब इसकी पावर क्यूब है। cos 1 का आंसर जो है वो cos 0 जो होता है वो 1 होता है। कैलकुलेटर भी आपको इसकी वैसे वैल्यू बता देगा। तो इसको बस आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। तो ये आपके पास हो गया जी 1/8 और ये आपके पास 1। इन कैल्शियम ले लें, इसका जब आप एल्शियम लेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1/8 -7। तो ये आपके पास बन जाएगा जी -1/8, दिस इज सॉरी 8। तो आपके पास आ रहा है जी -7 ऊपर और नीचे 8। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 48। तो 7 डिवाइडेड बाय 48 जो है वो इसका आंसर जो है वो आ चुका है। अच्छा बेटा, ये अब हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है। वो जो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लेन की थी, उसको हम थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वर्डिंग की फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है टाइप नंबर 1। अ टाइप नंबर 1 रीजन, अब आपने इस बात को गौर से सुनना है तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, टाइप नंबर 1 में आपको पता है कि जो लिमिट डिफाइंड थी वो बेसिकली जो लिमिट प्रॉपर डिफाइन थी उसमें ए और बी जो था वो लिमिट एक्स के लिए डिफाइन थी, और जो फंक्शन डिफाइन था g1 ऑफ एक्स g2 ऑफ एक्स वो y के लिए डिफाइन था। तो उसका जो है वो जिक्र आ रहा है। वो कह रहा है कि अ टिपिकल रीजन अ टाइप 1 रीजन इज बाउंडेड on the left and right by a vertical line x is equal to a and x is equal to b। कहता है कि आपके पास क्या है कि ये आपके पास कोई y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पे आपके पास x is equal to a है, दिस इज x is equal to a और दिस इज x is equal to b। कह रहा है कि आपने करना यह है कि टाइप 1 रीजन इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट वर्टिकल लाइन। वो कह रहा है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल लाइन है एट x is equal to a, तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन जो है वो प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज अ वर्टिकल लाइन। कह रहा है कि एक वर्टिकल लाइन आपके पास लेफ्ट साइड पे है और जबकि एक वर्टिकल लाइन जो है आपके पास एट x is equal to b राइट साइड पे है, और इन दोनों के दरमियान में जो रीजन है, इलाका आ रहा है, वो बाउंडेड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एंड इज बाउंडेड, दोबारा सेंटेंस यही है। पहले लेफ्ट और राइट का जिक्र आ रहा था, अब लेफ्ट और राइट का नहीं आएगा बल्कि बिलो और अबव आ जाएगा। वो कह रहा है कि दूसरा क्या, एंड इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो से मुराद है कि यहां पे इस तरह का कोई फंक्शन आएगा यहां से, एंड बाउंडेड अबव बाय अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। वो कह रहा है कि एक बाउंडेड बिलो और एक बाउंडेड अबव एक कॉन्टिन्यूअस कर्व आएगी। अच्छा, ये बेसिकली y इज इक्वल टू g1 एंड y इज इक्वल टू g2 के ऊपर होगी। दिस ये वाली जो आपके पास पहला कर्व है, इसमें आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू g1 है, जो फर्स्ट कर्व है। सॉरी, आपके पास जो फर्स्ट कर्व है, ये जो आपके पास पहली कर्व आ रही है, ये बेसिकली y के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट इज अ फंक्शन, वो y के बराबर होगी और इट इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको नाम देंगे g1 ऑफ x। इसी तरह ऊपर भी एक कर्व होगी, उसको नाम देंगे, वो भी y की फॉर्म में होगी x की फॉर्म में, और उसको भी कहेंगे g2 ऑफ x, वो भी बेसिकली y ही होगी। ठीक है बेटा। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा देखते हैं, मैं दोबारा इसको रीड करता हूं। कह रहे हैं कि आपके पास जो रीजन 1 है, उस जो टाइप नंबर 1 है, उसके अंदर एक रीजन होता है, एक इलाका होता है
जो बाउंड होता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ्ट साइड से बाउंड होता है x इज इक्वल टू a के ऊपर, राइट साइड से बाउंड होता है x इज इक्वल टू b के ऊपर, और एक किस तरह बाउंड होता है, बाय वर्टिकल लाइन। इसी तरह ये बाउंडेड बिलो होता है और बाउंडेड अबव होता है बाय कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन से मुराद है कि फंक्शन के दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। एक फंक्शन का नाम g1 ऑफ x है, दूसरे फंक्शन का नाम g2 ऑफ x है, और साथ में कंडीशन ये है कि फंक्शन में जो g1 ऑफ x है वो g21 ऑफ x से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। और a है और जो x है वो बेसिकली ये जो आपको x नजर आ रहा है, ये वाला जो x है, ये a और b के दरमियान में कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगी हुई है। वो कह रहा है, ये कंडीशन आपको नजर आ रही होगी कि g1 ऑफ x या तो g2 ऑफ x के छोटा होगा या बराबर होगा, और ये आपको जो x नजर आ रहा है g के अंदर, वही बेसिकली a और b दरमियान, a और b का जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर होगा। वो कहता है कि इसकी जो मजीद क्लैरिफिकेशन है वो आप फिगर जो है जो मैंने आपको ड्रा करके बताई है उसके अंदर देख सकते हैं। ये फिगर नंबर टाइप नंबर 1 की फिगर, यही फिगर बेसिकली ड्रा हुई है। इसी तरह टाइप नंबर 2 में जो है आपके पास, टाइप नंबर 2 में भी आपके पास सेम एज इट इज, सेम वही फंक्शन है कि आपके पास क्या है कि एक रीजन होगा, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं ना कि y में कांस्टेंट लिमिट थी ना, तो वही आ जाएगा जी, इज बाउंडेड। अब बाउंडेड y आपके पास यहाँ पे होता है ना, ये देख सकते हैं कि ये आपके पास, इसको मैं ड्रा करके बताता हूँ, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d, आप दो पॉइंट चूज कर लें। y इज इक्वल टू c, एक वर्टिकल लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट है, और ये बेसिकली y की लिमिट है, y इज इक्वल टू d।